आज मैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है और मैं इसे एक मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा बता रहा हूँ जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो इसके बाद का जो है वो छोटा पॉइंट है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। लेकिन सबसे पहले हम आज वाष्पीकरण के बारे में जानेंगे। वाष्पीकरण को अंग्रेजी में इवेपोरेशन कहते हैं। क्या है हिंदी में? किसी द्रव का उसके क्वथनांक के नीचे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आप लोग वाष्पन एक पढ़े होंगे, वाष्पन वेपोराइजेशन। उसमें क्या होता है कि द्रव जो होता है वह बॉइलिंग पॉइंट पर, क्वथनांक पर, वह गैसियस स्टेट में यानी गैसीय अवस्था में बदलता है। लेकिन ये वाष्पीकरण है, इसमें द्रव का उसके क्वथनांक तक पहुंचना आवश्यक नहीं है। वह क्वथनांक के नीचे के ताप पर ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि तालाब का जो पानी होता है वह तो द्रव अवस्था में होता है, वह बिना क्वथनांक पर पहुँचे ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है कि नहीं? अगर उतना हर हमेशा तो उसको तो 100 डिग्री सेल्सियस मिलता नहीं है। अब देखिए, जो पानी आप खुले में छोड़ देते हैं कुछ समय के बाद, हो सकता है उसमें लंबा भी समय लगे, लेकिन वह जब जलवाष्प के रूप में बदल जाता है कि नहीं? तो ये दोनों उदाहरण से आप क्या समझे कि दोनों जगह बॉइलिंग पॉइंट पहुंचना जरूरी नहीं है। समझ गए? अब इसको है कि वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो कारक में सबसे पहला है द्रवों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है। सभी द्रव एक समान वाष्पीकृत नहीं होते। जैसे एसीटोन आप अपने हथेली में रखेंगे और तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है। क्या उतना जल्दी पानी वाष्पीकृत हो जाता है? इसका मतलब एसीटोन और पानी की प्रकृति एक जैसी नहीं है। दूसरा है द्रव का सतही क्षेत्रफल। वाष्पीकरण वाजिब में सरफेस एक्टिविटी है, यह जब भी होगा तो ऊपर से होगा। तो द्रव का सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। इसलिए इसको हम एक मैथमेटिकल फार्मूला की दृष्टि से लिखे हैं कि सतही क्षेत्रफल समानुपाती होता है वाष्पीकरण की दर। अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। जैसे आपको कप की अपेक्षा प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है। फैलाया हुआ कपड़ा जल्दी सूख जाता है, लेकिन जो मोड़ करके धूप में दिया जाता है वह जल्दी नहीं सूखता है। और तीसरा है तापमान। तापमान तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वाष्पीकरण में, लेकिन तापमान और वाष्पीकरण की दर दोनों समानुपाती, यानी बढ़ेगा तो दोनों और घटेगा तो दोनों। यानी जिस दिन अधिक टेम्परेचर होगा उस दिन वाष्पीकरण देर से जल्दी होगा, जिस दिन टेम्परेचर कम होगा वाष्पीकरण देर होगा। जैसे गर्मी के दिन में कपड़ा जो होता है वह जल्दी सूख जाता है ठंडे दिनों की अपेक्षा। और चौथा है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में जलवाष्प की मात्रा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वायु में जलवाष्प की मात्रा जितना अधिक रहेगा वाष्पीकरण उतना कम होगा। तो आर्द्रता और वाष्पीकरण की दर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है। आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर घटेगी, आर्द्रता घटेगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। और पांचवा जो है वायु की गति। वायु की गति का मतलब हो गया कि वायु जितना तेज गति से चलेगा वाष्पीकरण की दर उतना तेज होगी। यानी वायु की गति और वाष्पीकरण की दर एक दूसरे के समानुपाती होता है। हम लोग देखते हैं कि अपने कपड़े को ऐसे जगह पर मतलब टांगते हैं या फैलाते हैं जहाँ तेज हवा चले। तेज हवा के कारण जल कण होता है वो बहुत तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो अगला एक छोटा वीडियो होगा
वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है, उसका कहाँ उपयोग है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं प्ले लिस्ट भी आपके लिए बनाया हूँ इस चैप्टर का, एक एक पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि हम आपको अधिक सेवा प्रदान कर